नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। तो आज हमारी जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है हमारी जो जीएस पोर्शन के जो आर्टिकल्स है, अनुच्छेद है, उनके बारे में होने वाली है। तो हम आज पूरी एक वन शॉट वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम पूरे आर्टिकल्स को एकदम जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं उनको हम कंप्लीट करने वाले हैं। पूरी वीडियो का आपको लास्ट तक देखना है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और वहाँ पे मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा इसकी। तो उसके बाद में हम देखते हैं कि हमारे जो आर्टिकल्स हैं वो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स इन वन क्लास फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम। जैसा कि लिखा हुआ है कि सारे जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें जीएस आता ही है, तो जीएस आता है तो उनमें आर्टिकल्स भी आते हैं। पॉलिटिकल जो सेक्शन है उसमें तो जितने भी आर्टिकल्स आते हैं उनको हम आज पढ़ने वाले हैं, एकदम पार्ट 1 से लेके एकदम सारे पार्ट्स पढ़ने वाले, जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी बटन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। हमारे यहाँ से पहला आर्टिकल है। हमारा पहला आर्टिकल क्या कहता है? एक सेकंड, मैं अभी 1 मिनट रुक जाओ। यस, हाँ, अब ठीक है। तो हमारा जो पहला आर्टिकल है वो है पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? पार्ट फर्स्ट में लिखा हुआ है कि पार्ट फर्स्ट में आर्टिकल 1 to 4, आर्टिकल 1 से 4 तक जो है वो पार्ट फर्स्ट में आते हैं। इस पार्ट का नाम होता है यूनियन एंड स्टेट टेरिटरी, संघ और उसके केंद्र शासित प्रदेश, है ना। इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं? आर्टिकल 1 आता है, 2 आता है, 3, 4, ये 4 आर्टिकल्स तक इसमें आते हैं, जिसमें हम इम्पोर्टेंट आर्टिकल हम पढ़ने वाले जैसा कि आपको पता है। तो आर्टिकल 3 में है राज्यों के नाम एवं सीमा में परिवर्तन। इस आर्टिकल के तहत हम क्या कर सकते हैं? हम राज्यों के नाम, सीमा में परिवर्तन, उनकी बाउंड्रीज़ के बारे में ये सारे हम चेंजेस जो है इस आर्टिकल के तहत हम कर सकते हैं। फिर आर्टिकल 4 आता है अमेंडमेंट पावर। इसमें जो है पार्लियामेंट के पास होते हैं। जो पार्ट 1 है इसमें जो अमेंडमेंट्स की जो पावर है वो किसके पास होती है? पार्लियामेंट के पास होती है। ये लिखा हुआ है आर्टिकल 4 में। उसके बाद हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में है आर्टिकल 5 to 11 जो कि सिटीजनशिप के बारे में बताता है। किसके बारे में? सिटीजनशिप के बारे में बताता है ये आर्टिकल। और ये आर्टिकल जो है ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 to 11 आर्टिकल्स हैं और जो 11 आर्टिकल है वो क्या कहता है? अमेंडमेंट पावर जो है वो किसके पास होती है? पार्लियामेंट के पास होती है। तो पार्ट 2 में भी अमेंडमेंट की पावर किसके पास होती है? पार्लियामेंट के पास होती है। उसके बाद हम बढ़ते हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 हमारा, जो कि आप जानते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है किस आर्टिकल्स का। तो आर्टिकल्स का इंपॉर्टेंट पार्ट फंडामेंटल राइट्स, जो कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं और इसमें है 12 से 35 तक ये आर्टिकल्स आते हैं फंडामेंटल राइट्स। जिसमें आर्टिकल 12 क्या कहता है? आर्टिकल 12 कहता है कि मौलिक अधिकारों के संबंध में ये आर्टिकल राज्यों को परिभाषित करता है। फिर आर्टिकल 14 से 18 में है राइट टू इक्वालिटी है। यहाँ से हम जो है कि आर्टिकल को ऐसे शॉर्ट में याद कर सकते हैं इन फंडामेंटल राइट्स को कि 14 से 18 तक राइट ऑफ इक्वालिटी है, समानता का अधिकार है। और आर्टिकल 19 to 22 ये आर्टिकल राइट टू फ्रीडम का आर्टिकल है। किसका आर्टिकल? राइट टू फ्रीडम का आर्टिकल है, स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद में हम देखते हैं कि आर्टिकल 23-24 आर्टिकल जो है वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। कौन सा आर्टिकल है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 25 से 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। उसके बाद में आर्टिकल 29 और 30 क्या है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़। ये जो है कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स के बारे में है, किसके? माइनॉरिटीज़ के। तो आर्टिकल 31 जो कि हटा दिया गया है किसके तहत? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत जो है आर्टिकल 31 को एब्रोगेट कर दिया गया। उसके बाद ये जो हमारा मेन आर्टिकल है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये आर्टिकल हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो हमारे जो ब्रीफ में जो आर्टिकल हैं हमने 12 से 35 तक वो देख लिए। फंडामेंटल राइट्स के ये सारे आर्टिकल्स आते हैं। इसमें हम देखते हैं
और उसके बाद हम देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा जो आर्टिकल है, आर्टिकल 14। अब हम इनमें जो है फंडामेंटल राइट्स को फिर से डिटेल में पढ़ेंगे, वो तो हमने पहले ब्रीफ में पढ़ लिया था, अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आर्टिकल 14 कहता है राइट टू फ्रीडम। उसके बाद में आर्टिकल 15 आता है जो कि कहता है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 15(4) क्या कहता है? आर्टिकल 15(4) वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 15(4) रिजर्वेशन फॉर कल्चरल एंड एजुकेशनल माइनॉरिटीज़। तो ये कल्चरल और एजुकेशनल माइनॉरिटीज़ के रिजर्वेशन की बात करता है ये आर्टिकल। वैसे तो जितने भी फंडामेंटल राइट्स है वो सारे ही वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, और मैंने भी इस जो पीपीटी में जितने भी आर्टिकल्स लिए वो वैसे भी इंपॉर्टेंट ही आर्टिकल है सारे। तो आप कोई भी आर्टिकल को ऐसे छोड़ नहीं सकते या फिर नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 15(5) रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड हायर इंस्टीट्यूशंस। और ये आर्टिकल जो है वो 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 के द्वारा इसमें ऐड किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 15(5). इसमें क्या कहता है, जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन की बात करता है प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो है ये रिजर्वेशन की बात करता है। और ये कब जोड़ा गया था? ये 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 के द्वारा ये जोड़ा गया था। उसके बाद में हमारा जो आर्टिकल 15(6) जो है वो है रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, EWS के लिए है ये आर्टिकल। सोसाइटीज़ इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस तो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है उनके लिए रिजर्वेशन की बात करता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 15(4), 15(5), 15(6) है ना, ये सारे रिजर्वेशन के लिए है। ये सारे किसके लिए दे रखे हैं? रिजर्वेशन के लिए। 15(4) है रिजर्वेशन फॉर कल्चरल एंड एजुकेशनल माइनॉरिटीज़ के रिजर्वेशन के लिए है। 15(5) किसके लिए है? जो बैकवर्ड क्लासेज है उनके लिए प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और हायर इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन के लिए है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो आर्टिकल 15(6) है वो रिजर्वेशन है किसके लिए? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए। किसमें? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। और यहाँ पे जो ये आर्टिकल है ये जोड़ा गया था 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के द्वारा ये आर्टिकल जोड़ा गया था। उसके बाद में हम देखते हैं, ये हो गया। उसके बाद में एक सेकेंड, यस, उसके बाद में हमारी नेक्स्ट स्लाइड आती है। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है कि नेक्स्ट स्लाइड कहती है कि 16(4) आर्टिकल 16(4) रिजर्वेशन फॉर सोशली, पीछे रह गया क्या कुछ? हाँ ये रह गया था ना। आर्टिकल 16 इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटीज़, मतलब सभी को अवसरों में समानता मिले, सभी को अवसरों में क्या हो? समानता हो, किसी को ऐसा नहीं हो कि पक्षपात हो। तो इसलिए ये आर्टिकल 16 इक्वालिटी के लिए, सभी के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स में इक्वालिटी हो और सारी चीज़ों में इक्वालिटी हो, तो उसके लिए आर्टिकल है 16। आर्टिकल 16(2) क्या कहता है? जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और नस्ल के आधार पर सार्वजनिक रोजगार में कोई भी भेदभाव नहीं होगा, ये आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 16(2). तो आर्टिकल 16(2) होने के बाद में आर्टिकल 16(4) क्या कहता है कि रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो ये आर्टिकल भी क्या करता है? रिजर्वेशन की बात करता है। उसके बाद में आर्टिकल 17 है छुआछूत का अंत कहता है। आर्टिकल 17 किसकी बात करता है? छुआछूत के अंत की बात करता है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1995 के अंतर्गत छुआछूत एक दंडनीय अपराध है और अब इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 कर दिया गया है। उसके बाद में आर्टिकल 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। इसमें जितनी भी उपाधियाँ उनके अंत के बारे में यह आर्टिकल बात करता है, आर्टिकल 18। फिर आर्टिकल 19 बात करता है राइट टू फ्रीडम के बारे में, स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। ये भी आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट टू फ्रीडम, जिसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरनेट तक की सुगमता को मौलिक अधिकार क्या करता है? घोषित करता है, मौलिक अधिकार घोषित करता है सुप्रीम कोर्ट इंटरनेट तक की सुगमता को। उसके बाद में आता है आर्टिकल 20 जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। और आर्टिकल 21 जो है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोनों। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये दोनों आर्टिकल ऐसे हैं जो आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते हैं, दोनों आर्टिकल आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते हैं। जिसमें 21 है पानी का अधिकार,
आर्टिकल 21 में क्या है, प्राण विधेयक स्वतंत्रता का अधिकार और पानी का अधिकार, ये दोनों आर्टिकल है। और आर्टिकल 20 में क्या, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और मैंने बताया दोनों आर्टिकल जो है आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जो, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे आर्टिकल 20 और 21 इमरजेंसी में भी निलंबित नहीं होते हैं। फिर आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 है तो जैसे कि आर्टिकल 21 में बता रखा है राइट टू एजुकेशन, यह शिक्षा का अधिकार जो कब जोड़ा गया था, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया था। और इसमें क्या है, इसमें फ्री एजुकेशन के बारे में बात करता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन की बात करता है ये आर्टिकल, आर्टिकल 21A, ठीक है। उसके बाद में आर्टिकल 22(1), आर्टिकल 22(1) किसकी बात करता है कि हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति को यह बताना होगा कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति को यह बताना होगा कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, ये कहता है आर्टिकल 22(1). आर्टिकल 22(2), गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश करना होगा। तो आर्टिकल 22(2) कहता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अंदर जो है जज साहब के सामने पेश करना होगा। आर्टिकल 22(3), आर्टिकल 23 कहता है कि मानव तस्करी, बलाश्रम और वेश्यावृत्ति इनके ऊपर है आर्टिकल 23। इसी में ही दे रखा है कि इस संवैधानिक प्रावधान के आधार पर ही भारत सरकार ने बंधुआ मजदूर अधिनियम 1976 पारित किया था। तो इस संवैधानिक प्रावधान के आधार पर जो आर्टिकल 23 है उसके आधार पर ही जो है भारत सरकार ने बंधुआ मजदूर अधिनियम 1976 पारित किया था। उसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 24 चाइल्ड लेबर के बारे में है। इसमें मतलब कोई भी बच्चे जो है फैक्ट्रियों में काम करते हैं, कारखानों में काम करते हैं और जो अंडर एज है उनके अधिकारों को बचाने के लिए जो है, बच्चों के अधिकारों को बचाने के लिए यह आर्टिकल 24 चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड है आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 कहता है कि अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता देता है आर्टिकल। जैसा कि मैंने बताया कि आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार है, तो आर्टिकल 25 अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता देता है। उसके बाद में आर्टिकल 29 कहता है कि रिलीजियस फ्रीडम फॉर माइनॉरिटीज़, तो ये भी वही है, रिलीजियस फ्रीडम प्रदान करता है माइनॉरिटीज़ के लिए। आर्टिकल 30 जो है वो एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, तो ये मैंने बताया कि 29 और 30 आर्टिकल जो है माइनॉरिटीज़ के लिए, कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स के लिए माइनॉरिटीज़ के। तो आर्टिकल 29 और 30 में क्या लिखा हुआ है, रिलीजियस फ्रीडम फॉर माइनॉरिटीज़ और एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़। उसके बाद में आर्टिकल 31 जो है पहले संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन इसको जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है और इसे लीगल राइट बना दिया गया है, जो कि अब कहाँ पे है, जो कि संविधान के भाग 12 के आर्टिकल 300A में है। भाग 12 के आर्टिकल 300A में है। इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं कि ये कौन सी जगह पे है, भाग 12 कहाँ पे है, भाग 12 को हम पढ़ेंगे। उसके बाद में है आर्टिकल 32। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और इसी आर्टिकल को कहा जाता है कि द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है, B.R. अम्बेडकर ने। संविधान की आत्मा कहा है इसे, क्योंकि ये आर्टिकल ही जो है हमें जो है सुप्रीम कोर्ट में अपने अधिकारों का हनन होने पर, अपने मौलिक अधिकारों का हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट जाने की परमिशन देता है ये आर्टिकल 32। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इसका नाम है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें जो है मौलिक अधिकारों के हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट क्या जारी करता है, रिट जारी करता है। अब कौन सी रिट जारी करता है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार के रिट जारी करता है, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी है, जैसे कि हम रिट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि रिट्स है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है, और हाई कोर्ट के पास भी रिट जारी करने की शक्ति होती है, जो कि आर्टिकल 226 के द्वारा रिट जारी करता है हाई कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावर होती है रिट जारी करने की। हाई कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट और लीगल राइट दोनों पे रिट जारी कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है सिर्फ फंडामेंटल राइट्स पे ही रिट जारी कर सकता है। रिट्स 5 प्रकार की होती है, हेबियस कॉर्पस, क्यू वारंटो, मैंडेमस, प्रोहिबिशन और क्रेशियोरी।
तो ये 5 प्रकार की रेट्स होते हैं। उसके बाद में हम पढ़ते हैं आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 यह संसद को अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैन्य बलों, पुलिस, खुफिया एजेंसियों और अन्य के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सके। तो यहाँ पे हमारे जो जितने भी अर्धसैन्य बल है, पुलिस है, खुफिया एजेंसी जो है, और जितने भी हमारे जैसे CRPF है, इनके जो मौलिक अधिकार है ना, उनको ये कंसाइज करता है ये आर्टिकल, उनको कंसाइज करता है आर्टिकल। तो आर्टिकल 33 है। तो ये विशेष आर्टिकल है किसके लिए? पुलिसों के लिए और अन्य जो सैन्य बल है उनके लिए आर्टिकल है। और आर्टिकल 35 कहता है कि पार्लियामेंट के द्वारा जो है फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो ये अमेंडमेंट पावर देता है पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट करने की, आर्टिकल 35। उसके बाद में हम पढ़ते हैं आर्टिकल 35A। आर्टिकल 35A जिसमें जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों को विशेषाधिकार प्रदान करता है ये आर्टिकल, और ये हटा दिया गया है 5 अगस्त 2019 को। ये आर्टिकल हटा दिया गया है। धारा 370 और आर्टिकल 35 ये हटाया था, आपको पता है 2019 में 5 अगस्त 2019 को ये आर्टिकल हटा दिया गया था, जो जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों को विशेषाधिकार प्रदान करता है। उसके बाद में हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और हमारे जो है फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट होते हैं। अब हम पढ़ते हैं DPSP जो है आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 के आर्टिकल 36 to 51, इसमें जो है DPSP का उल्लेख है, जिसमें क्या है इसे क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। DPSP राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, अगर हम हिंदी में बात करें राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। ये जो है ये आर्टिकल जो है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, और आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 45 से ये आर्टिकल लिए गए, यानी कि DPSP लिए गए हैं। उसके बाद में हम 36 से 51 तक सारे आर्टिकल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। आर्टिकल 36 जो है वो राज्यों को परिभाषित करता है। आर्टिकल 36 राज्यों को परिभाषित करता है। उसके बाद में आर्टिकल 37 है जो DPSP के खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकता है। मतलब ये आर्टिकल कहता है कि आप DPSP के खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते हैं। आर्टिकल 37 कहता है कि आप DPSP के खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। DPSP जो है वो कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। आर्टिकल 38 कहता है कि लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय प्रदान करता है। आर्टिकल 38। आर्टिकल 39A जो है वो फ्री लीगल एड या फिर निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करता है। ये आर्टिकल जोड़ा गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। ये आर्टिकल ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद में हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। आर्टिकल 40 है जो ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बात करता है। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में है, जिसमें हमें 4 आर्टिकल देखने हैं। कौन कौन से हैं 4 आर्टिकल? आर्टिकल 243D, 243T, 243I और 243K। 243D में है ग्राम पंचायतों में आरक्षण, 243T में है नगर निगम में आरक्षण, 243I में है राज्य निर्वाचन आयोग, और 243K में है राज्य वित्त आयोग। यानी कि क्या कहते हैं, ग्राम पंचायतों में रिजर्वेशन के बारे में बात करता है, इसमें नगर निगम में आरक्षण के बारे में बात करता है। ये है स्टेट इलेक्शन कमीशन में है, और ये जो है स्टेट फाइनेंस कमीशन में है। फिर है आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 कहता है कि कार्य करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सार्वजनिक सहायता के लिए अधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल 41 में यह है कि राज्य जो है वो अपने नागरिकों के लिए कार्य करने का अधिकार प्रदान करेंगे। शिक्षा का अधिकार है उनको, मतलब शिक्षा उनको प्रदान करनी पड़ेगी। अपने नागरिकों के लिए सार्वजनिक सहायता प्रदान करनी होगी। आर्टिकल 42 कहता है कि समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित है। ये आर्टिकल न्याय संगत और मानवीय कार्य और प्रसूति राहत सुनिश्चित करना है इसका कार्य। आर्टिकल आगे 43A। आर्टिकल 43A कहता है कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य जो है कदम उठाएगा। तो मतलब श्रमिकों के लिए आर्टिकल है, श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए आर्टिकल है, आर्टिकल 43A। फिर आर्टिकल 43 क्या कहता है? राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। तो ये भी हमने पढ़ लिया कि ये भी वही काम करने के लिए, राज्य के काम मजदूरों के लिए काम
उपलब्ध करवाना ये राज्यों का अधिकार होगा। फिर आर्टिकल 44 कहता है यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता के बारे में जो ये आर्टिकल 44। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो गोवा जो है वो पहला राज्य यूसीसी लागू करने वाला, और उत्तराखंड पहला राज्य बिल लाने वाला। इस आर्टिकल मतलब कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो बिल है वो लाने वाला हमारा जो उत्तराखंड है वो पहला राज्य बना है, और गोवा ऐसा पहला राज्य जो यूसीसी लागू किया है जिसने। उसके बाद है आर्टिकल 45 है प्राइमरी एजुकेशन फ्री एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन फ्री करता है किसके लिए? 6 वर्ष के बच्चों के लिए। 6 वर्ष के बच्चों के लिए जो है प्राइमरी एजुकेशन फ्री करता है, यानी कि प्राथमिक शिक्षा फ्री करता है 6 वर्ष के बच्चों तक के लिए। तो आर्टिकल 45 ये कहता है। उसके बाद में आर्टिकल 46 कहता है समाज के कमजोर व पिछड़े वर्गों के हितों को बढ़ावा देगा। ये आर्टिकल 46। आर्टिकल 47 कहता है कि लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास करेगा राज्य, और शराबबंदी करेगा। आर्टिकल 47 हो गया। उसके बाद में हम पढ़ते हैं आर्टिकल 48। ये आर्टिकल जो है बीफ खाने पर प्रतिबंध लगाता है, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाता है, कृषि और पशुपालन के बारे में बात करता है। आर्टिकल 48A जो है वन एवं वन्यजीव सुरक्षा पर्यावरण संरक्षण की बात करता है, और ये आर्टिकल जोड़ा गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा ये आर्टिकल ऐड किया गया था। उसके बाद में हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी ये है कि आर्टिकल 49 में जो है विरासतों और स्मारकों का संरक्षण का दायित्व किसका होगा? राज्य का होगा। आर्टिकल 49 ये कहता है। उसके बाद में आर्टिकल 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, इसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। ये आर्टिकल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। आर्टिकल 51 इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात करता है ये आर्टिकल। उसके बाद में हमारा पार्ट 4A आता है। पार्ट 4 हमारा DPSP का कंप्लीट होता है, और अब हमारा आता है पार्ट 4A आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करता है, मौलिक कर्तव्यों की बात करता है। ये जो है रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। कहाँ से लिया गया है? रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, और मौलिक कर्तव्य है। आर्टिकल 51A है और पार्ट 4A है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा जोड़े गए, और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़े गए थे। शुरुआत में ये 8 थे, बाद में इंदिरा गांधी ने 2 और ऐड किए, और वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं। तो वर्तमान में 11 हैं, और जो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है, ये आर्टिकल है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं पार्ट 4 ये हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद में है पार्ट 5 और पार्ट 6। इन दोनों पार्ट को हम साथ में पढ़ेंगे, दोनों को कनेक्ट करके पढ़ेंगे। एक पार्ट जो है वो हमारा स्टेट्स के लिए है, एक हमारा यूनियन के लिए है। तो ये हमारी केंद्र सरकार के लिए है, ये हमारी राज्य सरकारों के लिए है। तो दोनों को हम पैरेलली पढ़ेंगे, और दोनों को हम कंपेयर करते हुए चलेंगे दोनों को। तो आर्टिकल जो पार्ट 5 है उसमें कितने आर्टिकल? आर्टिकल 52 से 151 तक आर्टिकल पार्ट 5 में है, और पार्ट 6 में कितने आर्टिकल? आर्टिकल 152 से 237। ये जो है राज्यों के लिए, ये जो है संघ के लिए, यानी कि देश के केंद्र सरकार के लिए है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं कि आर्टिकल 52 है। ये जो है हमारा ये आर्टिकल बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि इसमें हम यहाँ पे हम +1 करते हैं, और यहाँ पे हम +1 करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास एक ट्रिक है इन आर्टिकल्स को कंपेयर करके लर्न करने की, कि हम जो है 52 है ना, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, आगे 1 लगा देंगे, और इस 2 में 1 ऐड कर देंगे। तो हमारा आर्टिकल बन जाएगा 153 बन जाएगा। तो हमारा 52 आर्टिकल कहता है कि देश में एक प्रेसिडेंट होगा, और 153 कहता है कि देश में हर राज्य का एक गवर्नर होगा, गवर्नर ऑफ स्टेट्स।
उसके बाद हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 53। जैसे कि यहाँ पे आर्टिकल 53 और यहाँ पे आर्टिकल 54 है, यानी कि 3 में +1 कर दिया और आगे आगे 1 ऐड कर दिया, तो आर्टिकल 154 ये हो गया और आर्टिकल 53 ये हो गया। तो ऐसे हम कंपेयर करके इनको पढ़ते हुए चलेंगे। तो आर्टिकल 53 कहता है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किसके अंदर निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। और वहीं जो आर्टिकल 154 का कहता है कि राज्यों की जो कार्यपालिका शक्ति है वो गवर्नर में निहित होती है, राज्यपाल में निहित होती है राज्य की कार्यपालिका शक्ति। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 54 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 54 में आर्टिकल 155 कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय प्रेसिडेंट। तो जो गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है, हर राज्य में जो गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है वो किसके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 155। फिर हम पढ़ते हैं आर्टिकल 55 मैनर ऑफ इलेक्शन। तो जो राष्ट्रपति के जो चुनाव की प्रणाली है वो कैसी होती है, STV सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग जो होती है वो आर्टिकल 55 कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम होता है। उसके बाद में यहीं पे आर्टिकल 156 जो है राज्यपाल के ऑफिस टर्म के बारे में बताता है जो 5 ईयर्स का होता है। और इधर हम आर्टिकल 56 जो बात करते हैं, हम राष्ट्रपति के ऑफिस टर्म की बात करते हैं जो 5 ईयर्स का होता है। उसके बाद हम आर्टिकल 57 में जो है राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन या फिर री इलेक्शन की बात करते हैं। और इधर आर्टिकल 156(1) जो है रिमूवल ऑफ गवर्नर बाय प्रेसिडेंट, जो गवर्नर को किसके द्वारा हटाया जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया जाएगा, ये कहता है आर्टिकल 156(1). उसके बाद में हमारा आर्टिकल 58 जो है राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशंस के बारे में है, योग्यताओं के बारे में है। और उधर सेम ही इधर क्या है, आर्टिकल 60 और आर्टिकल 159। तो आर्टिकल 60 में जो है राष्ट्रपति की ओथ के बारे में है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। और इधर क्या है, आर्टिकल 159 जो है राज्यपाल की ओथ के बारे में जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दिलाते हैं। तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ओथ जो है आर्टिकल 60 है, राष्ट्रपति की ओथ आर्टिकल 60 और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा राज्यपाल को दिलाई जाती है जो आर्टिकल 159 है। इसी के साथ हम नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी कहती है आर्टिकल 61, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट प्रोसेस है, यानी कि प्रेसिडेंट को पद से हटाने की प्रोसेस है जो USA के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। फिर आर्टिकल 63 में क्या है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 63 क्या है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद में आर्टिकल 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ये कहता है आर्टिकल 64। उपराष्ट्रपति क्या होते हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उसके बाद में आर्टिकल 69 ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये वाइस प्रेसिडेंट की ओथ के बारे में बताता है आर्टिकल 69। फिर आर्टिकल 71 कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर सुप्रीम कोर्ट उसका निपटारा करता है। यानी कि आर्टिकल 71 कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट ही उसका निपटारा करेगी। उसके बाद में हम नेक्स्ट स्लाइड है हमारी आर्टिकल 72 है, इधर आर्टिकल 161 है। देखते हैं हम दोनों को कंपेयर करते हुए चलेंगे। तो इधर हम क्या करेंगे, आर्टिकल 72 जो है पैडनिंग पावर है पार्लियामेंट की, प्रेसिडेंट की क्या है, क्षमादान शक्ति हैं आर्टिकल 72 में। तो आर्टिकल 72 में जो है प्रेसिडेंट की क्षमादान शक्तियाँ हैं और इधर आर्टिकल 161 में जो है राज्यपाल की क्षमादान शक्तियाँ हैं। लेकिन राष्ट्रपति के पास ज़्यादा क्षमादान शक्तियाँ होती है, ये मार्शल लॉ को और जो है प्रिंसिपल जो क्या कहते हैं कैपिटल पनिशमेंट होती है उसको भी क्षमा कर सकता है आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति। उसके बाद आर्टिकल 74 देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद PM एट द हेड टू एड एंड एडवाइस टू द पार्लियामेंट प्रेसिडेंट। यानी कि
आर्टिकल 72 कहता है, आर्टिकल 74 कहता है कि जो राष्ट्रपति है उसको सलाह और परामर्श देने के लिए, एड एंड एडवाइस देने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, और किसके साथ होती है? प्राइम मिनिस्टर्स के साथ होती है, ये कहेगा आर्टिकल 74। ऐसे ही सेम एज आर्टिकल 163, ये भी क्या कहता है? गवर्नर के लिए सलाह और परामर्श देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, और उसका मुखिया कौन होता है? सीएम होता है उसका मुखिया, क्योंकि राज्यों के लिए है तो सीएम इसका मुखिया होगा, मंत्रिपरिषद का मुखिया, मंत्रिमंडल का मुखिया। उसके बाद में आर्टिकल 74(1), हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो हेड होगा वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है, यानी कि प्रधानमंत्री होता है, आर्टिकल 74(1) के तहत। फिर आर्टिकल 75 कहता है द पीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, जो पीएम है उसको अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, एंड अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। आर्टिकल 75 कहता है कि जो प्रधानमंत्री है उसको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, और जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, उनको अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर। इसी के साथ ही आर्टिकल 164 है, सेम एज सेंट्रल। तो यहाँ पे भी जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, और जो है उसका जो गठन है वो क्या कहते हैं, गवर्नर के द्वारा किया जाएगा सीएम की सलाह पर। उसी के साथ हमारा आर्टिकल 75(2) है। 75 क्लॉज 2 क्या कहता है? मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति। हमसे पूछेगा कि अगर मंत्री इंडिविजुअली किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो हम कहेंगे राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, आर्टिकल 75(2) के तहत। यहाँ पे आर्टिकल 75(3) जो कहता है कि मंत्री परिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर मंत्री व्यक्तिगत रूप से है तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, आर्टिकल 75(2), आर्टिकल 75(3). उसी के साथ ही हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी होती है आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 कहता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, देश का एक अटॉर्नी जनरल होगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और यहाँ पे क्या होगा? एक महाधिवक्ता। आर्टिकल 165 एक एडवोकेट जनरल होगा, महाधिवक्ता होगा, और एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा, महान्यायवादी होगा। तो यहाँ पे आर्टिकल 76 और आर्टिकल 165 दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 165 और आर्टिकल 76। उसके साथ ही हमारा 78 आर्टिकल है। आर्टिकल 78 कहता है कि पीएम का कर्तव्य राष्ट्रपति को सरकार के फैसलों और नीतियों के बारे में जानकारी देना होगा। पीएम का कर्तव्य क्या होगा? राष्ट्रपति को सरकार के फैसलों और नीतियों के बारे में जानकारी देना। ये आर्टिकल 78 है। और इसी के साथ आर्टिकल 167 भी सेम ही है। ये सीएम का कर्तव्य होगा कि राज्यपाल को उसकी नीतियों के बारे में जानकारी प्रदान करे, सरकार के फैसलों के बारे में जानकारी प्रदान करे। आर्टिकल 167 है, ये सीएम का कर्तव्य है। और इधर आर्टिकल 72 क्या कहता है? पीएम का कर्तव्य होगा ये राष्ट्रपति को जानकारी देने का। फिर आर्टिकल 79, 80, 81 ये तीनों आर्टिकल है पार्लियामेंट, राज्यसभा और लोकसभा के। और इधर सेम आर्टिकल 168, 169 और 170 ये तीनों आर्टिकल है विधानमंडल, विधान परिषद और विधानसभा। ठीक है, तो ये पार्लियामेंट हो गया, यानी कि संसद, राज्यसभा और लोकसभा के आर्टिकल है 179, 80, 81। और इधर आर्टिकल 168 विधानमंडल के लिए है, आर्टिकल 169 विधान परिषद के लिए, आर्टिकल 170 विधानसभा के लिए है। उसी के साथ ही हमारा जो आर्टिकल है आर्टिकल 82। आर्टिकल 82 कहता है परिसीमन आयोग। आर्टिकल 82 क्या है? परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग का कार्य क्या होगा? लोकसभा क्षेत्रों का निर्धारण करना, ये होता है आर्टिकल 82। आर्टिकल 85 कहता है संसद के 17 होत और 17 अवसान की जो शक्ति है वो किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है, आर्टिकल 85। फिर एक और चीज़ है, राज्यसभा और लोकसभा की बैठक बुलाने का अधिकार किसका होगा? राष्ट्रपति का होगा, ये भी आर्टिकल 85।
आर्टिकल 85 में दोनों चीज़ें हैं, संसद के सत्रावत और सत्रावसान की शक्ति राष्ट्रपति में होगी, राज्यसभा और लोकसभा की बैठक बुलाने का अधिकार भी राष्ट्रपति को होगा। उसके बाद हमारा आर्टिकल 92, आर्टिकल 92 राज्यसभा का गठन, राज्यसभा के गठन के बारे में बात करता है आर्टिकल 92। इसी के साथ आर्टिकल 93, जो 93 है वो लोकसभा स्पीकर के बारे में बताता है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा आर्टिकल 93 के तहत। हमारा आर्टिकल 100, आर्टिकल 100 कहता है कि निर्णायक मत लोकसभा अध्यक्ष का होगा, यानी कि लोकसभा में जो निर्णायक मत होगा वो किसका होगा, लोकसभा अध्यक्ष का होगा। और यहाँ पे क्या है, आर्टिकल 189, आर्टिकल 189 जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो उसका अध्यक्ष होगा उसी का निर्णायक मत होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा। और यहाँ पे आर्टिकल 108, आर्टिकल 108 कहता है संयुक्त अधिवेशन के बारे में, जो संयुक्त अधिवेशन होता है राज्यसभा और लोकसभा का उसके बारे में कहता है आर्टिकल 108, जिसका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। और ये चीज़ कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। लोकसभा अध्यक्ष जो है वो संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्ष होता है, ये कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और इसका जो कॉरम होता है वो कैसा होता है, दोनों सदनों की कुल संख्या का 10वां हिस्सा होना चाहिए तभी संयुक्त अधिवेशन होता है। दोनों सदनों की कुल संख्या का 10वां हिस्सा सदन में मौजूद होना चाहिए। इसके साथ ही आर्टिकल 110, आर्टिकल 110 जो है वो धन विधेयक के बारे में बात करता है, मनी बिल के बारे में। राष्ट्रपति की मंजूरी से लोकसभा में पेश किया जाएगा, धन विधेयक जो है वो राष्ट्रपति की मंजूरी से लोकसभा में पेश किया जाएगा। और यही जो धन विधेयक का जो आर्टिकल है स्टेट्स के लिए आर्टिकल 199 है। आर्टिकल 111, आर्टिकल 111 जो है विधेयकों पर राष्ट्रपति की मंजूरी, विधेयकों पर राष्ट्रपति की मंजूरी आर्टिकल 111 है। और इधर आर्टिकल 200 है विधेयकों पर राज्यपाल की मंजूरी। और इधर है आर्टिकल 112, आर्टिकल 112 कहता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बजट। तो आर्टिकल 112 किसके बारे में है, बजट के बारे में है। आर्टिकल 202, आर्टिकल 202 किसके बारे में है, ये भी बजट के बारे में है लेकिन राज्यों के बजट के बारे में है। आर्टिकल 202, आर्टिकल 114, आर्टिकल 114 किसके बारे में, सरकार संसद से अनुमोदन के बाद ही संचित निधि से धन निकाल सकती है। आर्टिकल 114 कहता है कि सरकार जो है संसद से अनुमोदन के बाद ही संचित निधि से धन निकाल सकते हैं, ये कहता है आर्टिकल 114। सेम एज आर्टिकल 204 फॉर स्टेट्स। आर्टिकल 117, आर्टिकल 117 कहता है फाइनेंशियल बिल यानी वित्तीय विधेयक, वित्तीय विधेयकों के बारे में बात करता है आर्टिकल 117। और इधर आर्टिकल 207 वही वित्तीय विधेयकों के बारे में बात करता है राज्यों के लिए। आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 क्या कहता है, एक सेकंड, हाँ आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 जैसे कि आप जानते हो राष्ट्रपति के अध्यादेश के बारे में आर्टिकल 123। और इधर है आर्टिकल 213, आर्टिकल 213 किसके बारे में, राज्यपाल का अध्यादेश आर्टिकल 213। इधर है आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में बात करता है, आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट का गठन। सुप्रीम कोर्ट का जो ये कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से लिया है, यूएसए के संविधान से लिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब होती है हमारे देश में, 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। और इधर आर्टिकल 214 के तहत हाई कोर्ट के गठन की बात की जाती है, आर्टिकल 214 हाई कोर्ट का गठन, आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट का गठन। देखो जस्ट उल्टा सा ही है, यहाँ पे ये 124 है, ये यहाँ पे 214 है। और यहाँ पे ये आर्टिकल 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश है और इधर आर्टिकल 213 ये भी राज्यपाल का अध्यादेश है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी कहती है आर्टिकल 129 जो है सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख न्यायालय के बारे में, सुप्रीम कोर्ट को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार है। तो आर्टिकल 129 में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी करता है या फिर उसका अपमान करता है सुप्रीम कोर्ट का, तो उसको दंडित करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। और इधर आर्टिकल 215 ये स्टेट्स के लिए है, ये हाई कोर्ट के लिए हो जाएगा। आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 क्या है, सुप्रीम कोर्ट की पीठ का उल्लेख करता है। आर्टिकल 123 सुप्रीम कोर्ट की पीठ का उल्लेख करता है। इसी के साथ ही आर्टिकल 131 भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद में सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार का प्रावधान करता है, आर्टिकल 131।
उसके बाद में आर्टिकल 132 जो है कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रावधान करता है। आर्टिकल 132 कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रावधान करता है। उसके बाद में आर्टिकल 143 सीजेआई द्वारा राष्ट्रपति को सलाह, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसके द्वारा राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है आर्टिकल 143 द्वारा। लेकिन राष्ट्रपति जो है उसकी सलाह माने या ना माने वो उसकी मर्जी होती है। उसके बाद में है आर्टिकल 148 सीएजी के बारे में, कैग के बारे में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 148। फिर आर्टिकल 222 कहता है कि हाई कोर्ट के जजों के ट्रांसफ़र के बारे में आर्टिकल 222। और आर्टिकल 231 दो या दो से अधिक राज्यों का एक ही हाई कोर्ट हो सकता है, जैसे कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट जो है वो एक ही हाई कोर्ट है दो राज्यों का, पंजाब और हरियाणा का ही है, तो दो हाई कोर्ट का एक ही राज्य चंडीगढ़, एक ही हाई कोर्ट है चंडीगढ़ हाई कोर्ट। उसके बाद में आर्टिकल हमारा आता है पार्ट 7 जो है वो आर्टिकल 238। पार्ट 7 में क्या है, आर्टिकल 238 जो कि पूरा का पूरा पार्ट 7 ही है ना, वो हटा दिया गया है। किसके द्वारा, 7वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के द्वारा जो है 7वां जो भाग है वो हटा दिया गया है संविधान से। फिर हमारा आता है पार्ट 8। पार्ट 8 में क्या है, पार्ट 8 में जो है 239 से 242 तक आर्टिकल है, और ये जो है यूटीज़ के बारे में है। किसके बारे में, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में आर्टिकल 239 से 242 पार्ट 8। उसके बाद में हमारा पार्ट 9 है, तो पार्ट 9 किसके बारे में, आर्टिकल 243 से 243 ओ तक है। पार्ट 9 जो है आर्टिकल 243 से 243 ओ तक है, पंचायत के बारे में, जो कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है पार्ट 9 पंचायत से, फिर पंचायती राज। उसके बाद में हमारा है पार्ट 9A। पार्ट 9A आर्टिकल 243 बी से 243 जी तक है, जो नगर पालिका और नगर निगम के बारे में है, और ये जो है 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। फिर हमारा है पार्ट 9B। पार्ट 9B जो है आर्टिकल 243 एच से 243 जेड तक है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में है। 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा जोड़ा गया है। और फिर हमारा है आर्टिकल 243 से 243 ए स्थानीय स्वशासन ग्रामीण के बारे में है। इसी के साथ हमारी नेक्स्ट स्लाइड है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पार्ट 10 की बात करते हैं। आर्टिकल 244 से 244 है, जो क्या है, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ के बारे में है, जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बताता है। पार्ट 10 आर्टिकल 244 से 244 ए सॉरी। उसके बाद में हमारा है आर्टिकल 246 ए। आर्टिकल 246 है जीएसटी के बारे में है। जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 101वें संविधान संशोधन 2017 के द्वारा जोड़ा गया था। और 246 से हो गया, ये समवर्ती सूची का विषय है, कॉन्करेंट लिस्ट का विषय माना जाता है। इसमें जो है दो चीज़ें होती है, एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी। मतलब राज्य भी टैक्स लगा सकती है, राज्य भी जीएसटी लगा सकती है, और केंद्र भी जीएसटी लगा सकता है किन्हीं भी सामानों पर। आर्टिकल 249 में है राज्यसभा की विशेष शक्तियों के बारे में। आर्टिकल 249 249 राज्यसभा की विशेष शक्ति। संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है, पर राज्यसभा से पेश कराना हो, राज्यसभा से क्या कराना होगा, पास कराना होगा। संसद जो है वो राज्य सूची पर कानून बना सकती है, लेकिन राज्यसभा से उसे पास करवाना होगा। यही हमारी क्या है, राज्यसभा की विशेष शक्ति है। अब आर्टिकल 249। फिर आर्टिकल 263 इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में है, जिसका मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं उसके। आर्टिकल 263 इंटर स्टेट काउंसिल। हमारा आता है भाग 12 में है आर्टिकल 264 से 300 ए, जिसमें हम फाइनेंस, प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सारे विषय जो है आर्टिकल 264 से 300 ए तक रखे गए हैं। जिसमें आर्टिकल 266 में संचित निधि के बारे में है। संचित निधि के बारे में आर्टिकल 266 हमारे देश की संचित निधि के बारे में। आर्टिकल 267 है भारत की आकस्मिक निधि का संचालन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा।
भारत की आकस्मिक निधि का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ये है आर्टिकल 267। फिर आर्टिकल 279A जीएसटी काउंसिल के बारे में है। आर्टिकल 279A जीएसटी काउंसिल। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन के बारे में। इसका स्ट्रक्चर है 1+4 का, यानी 5 सदस्य होते हैं जिसमें से 1 हेड होता है, एक हेड होता है फाइनेंस कमीशन का। आर्टिकल 280। फिर आर्टिकल है 281। आर्टिकल 281 में बात करता है प्रेसिडेंट जो है रिपोर्ट पेश करता है संसद में। आर्टिकल 281 प्रेसिडेंट रिपोर्ट पेश करता है संसद में। आर्टिकल 300A जो है, हमने पहले बताया था कि आर्टिकल 300A, हमने पहले बताया था ना कि आर्टिकल 31 को एब्रोगेट कर दिया गया है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से। वो पहले संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, फंडामेंटल राइट हुआ करता था, जिसे अभी कहाँ पे रखा गया है? भाग 12 के आर्टिकल 300A में। तो हमारा वो यही आता है, यहाँ पे रखा गया है, वो भाग 12 के आर्टिकल 300A में संपत्ति का अधिकार रखा गया है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पार्ट है आर्टिकल 14। पार्ट 14 में आर्टिकल 308 से 323, जिसमें है सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स, जिसमें आर्टिकल मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के द्वारा ये आर्टिकल जोड़े गए हैं, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स, जिसमें आर्टिकल 312 में है ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में है, जिसमें IAS IPS और IFS इन सारे एग्ज़ाम्स के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 312 में ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में। आर्टिकल 315 में UPSC के बारे में है। UPSC का गठन जो है आर्टिकल 315 में है। अकॉर्डिंग टू 1919 एक्ट, ली कमीशन जो 1919 का जो एक्ट था, वो उसके द्वारा ली कमीशन की सिफारिश पर जो है UPSC का गठन किया गया है, यानी कि PSC का गठन किया गया है। PSC का गठन किया गया है 1926 में ली कमीशन की सिफारिश पर 1919 के एक्ट के तहत। इसका जो ऑफिस टर्म होता है वो 665 होता है, यानी कि या तो 6 साल का होता है या फिर किसी की उम्र अगर 65 साल हो जाती है तो उसका होता है। ठीक है, ये ऑफिस टर्म होता है। जो इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? रॉस वर्कर इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? धौलपुर हाउस, न्यू दिल्ली में जो है UPSC का हेडक्वार्टर है। उसके बाद में हमारी नेक्स्ट स्लाइड है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 कहता है कि पार्ट 15 में आर्टिकल 324 से 329 है। 324 से 329 है आर्टिकल, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताता है, जिसमें आर्टिकल 324 बताता है इलेक्शन कमिश्नर के बारे में, निर्वाचन आयुक्त के बारे में बताता है आर्टिकल 324। फिर हमारा है आर्टिकल 338 में है नेशनल कमीशन फॉर SC, शेड्यूल कास्ट के लिए है नेशनल कमीशन, आर्टिकल 338। उसके बाद में है आर्टिकल 338 है नेशनल कमीशन फॉर ST, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के द्वारा ये जोड़ा गया है। आर्टिकल 338 है किसके लिए है? ST के लिए है, ST क्लास के लिए। उसके बाद में आर्टिकल 338 भी जो है वो OBC के लिए है, जो 102वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 2018 में, और किस एक्ट के तहत? 2018 एक्ट के तहत जोड़ा गया। उसके बाद में हमारा आता है पार्ट 17 आर्टिकल 343 से 351 तक है। लैंग्वेज के बारे में बात करता है, भाषा के बारे में बात करता है, जो है आर्टिकल 343। स्टेट लैंग्वेज जो है वो हिंदी को घोषित करता है, आर्टिकल 343 जो है। फिर आर्टिकल पार्ट 18 में है आर्टिकल 352 से 360। पार्ट 18 में आता है हमारा आर्टिकल 352 से 360, जो इमरजेंसी डिक्लेयर करता है। जर्मनी के संविधान से लिया गया है, एक सेकंड, हाँ, इमरजेंसी के बारे में बताता है पार्ट 18 आर्टिकल 352 से 360, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 352 में है नेशनल इमरजेंसी, और आर्टिकल 356 में है प्रेसिडेंट रूल, और आर्टिकल 360 में है फाइनेंस इमरजेंसी। इसमें हम बात करते हैं आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में अभी तक 3 बार लग चुकी है, 62 में, 71 में और 75 में। 62 में लगी थी चाइना वॉर के कारण, 71 में लगी थी पाकिस्तान वॉर के कारण, और 75 में लगी थी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के कारण। जो उस टाइम पे जो राष्ट्रपति थे हमारे, वो थे फ़खरुद्दीन अली अहमद, उन्होंने ही डिक्लेयर की थी यहाँ पे क्या कहते हैं, इमरजेंसी डिक्लेयर की थी। आर्टिकल 356 जो है प्रेसिडेंट रूल के बारे में है, आर्टिकल 360 जो है फाइनेंस इमरजेंसी के बारे में है। उसके बाद में हमारा जो लास्ट पार्ट हमारा 20 है।
तो हमारा आर्टिकल 368 पार्ट 20 का आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स यानी कि जो संविधान संशोधन उनके बारे में बताता है, जो कि साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। इसकी पावर किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है। केशवानंद भारती केस इसका उदाहरण है। केशवानंद भारती केस 24 अप्रैल 1973 जो कहता है संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं होगा, ये बात करता है। उसके बाद में है हमारे, अब आज की हमारी वीडियो ख़त्म होती है दोस्तों। हमने आज जितने भी सारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में आने के लिए इम्पोर्टेंट है वो हमने आज कवर अप करे, और इसके बाद में ये सारे आर्टिकल हमने कवर अप कर लिए हैं। और अगर आपको PDF चाहिए तो मुझे आप कमेंट करके बता दीजिए, तो मैं आपको कमेंट कर दीजिए, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है उसको फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आप मैसेज कर दीजिए तो मैं आपको वहाँ पे पर्सनली PDF सेंड कर दूँगा इसकी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट टॉपिक आप किस चीज़ पे चाहते हैं, कौन सा आपको टॉपिक कवर करना है, वो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए ताकि मैं उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो ला सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।